Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Abhay Mudra. This topic is important from our syllabus GS paper 1 art and culture point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले। तो अभी लोकसभा की सेशन शुरू हुई है और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो अभी बने हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि इलेक्शन के दौरान जो रूलिंग पार्टी है उसने बहुत कुछ डराने की कोशिश की हमें, बट हम डरे नहीं। वी फॉलोड द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो हिंदुइज्म में भी सिग्निफिकेंट है। ऐसी कुछ बातें कही उन्होंने जिस कारण से अभय मुद्रा न्यूज में आया है। ये सारी जो चीजें हैं इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। लोकसभा के अंदर किसने क्या बोला क्या नहीं बोला ये एग्जाम में नहीं आएगा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। बट हाँ, अभय मुद्रा को लेकर के एक पूरा अच्छा आर्टिकल आया है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है अलग अलग धर्मों में। तो इस कारण से हम कवर कर रहे हैं इस आर्टिकल को और हम लोग अभय मुद्रा के बारे में समझेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अभय मुद्रा इज एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म एंड देन हाउ इट गॉट सिग्निफिकेंस इन अदर रिलीजन्स एज वेल, स्पेशली हिंदुइज्म। तो कुछ बेसिक चीजें रिवाइज कर लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। वैसे तो आप बेसिक हिस्ट्री क्लासेस में तो पढ़ते ही हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे अभय मुद्रा के बारे में देखेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म मॉडर्न डे नेपाल के लुम्बिनी जगह पे हुआ था इन 563 BC। उनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था। ही वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली ऑफ सक्य क्लान हु रूल्ड फ्रॉम कपिल वस्तु इन लुम्बिनी। 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने दुनियादारी को रिनंसिएट कर दिया। ही रिजेक्टेड द लाइफ ऑफ मटेरियलिज्म एंड ही एम्ब्रेस्ड द लाइफस्टाइल ऑफ एसेटिसिज्म, यानी कि उन्होंने मॉन्क बनने का फैसला किया। दुनियादारी को त्याग करके, दुनिया की जो भी भोग विलास की चीजें हैं उनको त्याग करके एसेटिक मतलब एक साधु बनने का फैसला किया। 6 साल तक वो जंगलों में भटकते रहे, तपस्या करते रहे। 6 साल बाद एट द एज ऑफ 35 उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई एट पीपल ट्री इन बोध गया, बिहार। तो उसी पीपल ट्री को फिर बोला गया बोधि ट्री। उन्होंने उसके बाद अपना पहला सरमन दिया एट सारनाथ विच इज इन उत्तर प्रदेश। उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट ए प्लेस इन उत्तर प्रदेश नेम्ड कुशीनगर। गौतम बुद्ध के डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण इन बुद्धिज्म। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई गौतम बुद्ध के लाइफ को लेकर के, और ये सब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप जानते भी होंगे। प्रीलिम्स में भी लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इन सब चीजों से। गौतम बुद्ध की कुछ जो बेसिक टीचिंग्स थी आफ्टर ही अटेंड निर्वाणा, उन्होंने जो पहला सरमन दिया वहां पे उन्होंने कुछ बेसिक टीचिंग्स डिलीवर की, उनको जरा देखते हैं। उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग्स दी अपने डिसाइपल्स को अबाउट माध्यमिक मार्ग, मतलब हर एक चीज में एक्सट्रीमिज्म को अवॉइड करना। अति सर्वत्र वर्जते, ये आपने सुना होगा, एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड। ऐसा ही कुछ टीचिंग गौतम बुद्ध ने दिया थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ माध्यमिक मार्ग। ना ही पूरी तरीके से एसेटिसिज्म को अपनाना है, ना ही पूरी तरीके से वर्ल्डली प्लेजर में खो जाना है। उसके अलावा गौतम बुद्ध की टीचिंग में जो कोर आइडिया वो है 4 नोबल ट्रुथ। 4 नोबल ट्रुथ जो गौतम बुद्ध ने दिए कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। इस दुनियादारी में अगर हम शांति या सुख ढूंढेंगे तो हमें सिर्फ दुख ही मिलेगा, क्योंकि जो सो कॉल्ड प्लेजर है इस वर्ल्डली थिंग में दैट इज ऑल्सो रूटेड इन पेन, सफरिंग। आपको अगर कुछ पिज्जा खाना, बर्गर खाना अच्छा लगता है तो उसके लिए पहले भूख लगना जरूरी है, एंड भूख इज एसेंशियली सफरिंग। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना अच्छा लग रहा है अगर, तो उसके लिए पहले प्यास लगना जरूरी है, एंड प्यास इज एसेंशियली सफरिंग।
तो स्टॉप लुकिंग फॉर pleasure in this material world because all such material pleasures are rooted in suffering first, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा। इस सफरिंग का, ये जो दुख है इस दुनियादारी में, इसका सबसे बड़ा कारण है डिजायर। इस सफरिंग का सेसेशन यानी कि अंत भी संभव है, और वो अंत तभी होगा जब हम अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्डेड पाथ को फॉलो करें। और अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने कुछ ऐसे दिए: फॉलो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। ये 8 रास्तों को हम अपनाएं अपने जीवन में, कलेक्टिवली दे आर नोन एज अष्टांगिक मार्ग, तो जाकर के हम इस दुनियादारी के दुख से ऊपर उठ सकते हैं, और वही होगी निर्वाण की प्राप्ति। बुद्धा ने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें मेटाफिजिकल कंट्रोवर्सीज में अननेसेसरीली नहीं फंसना चाहिए। मेटाफिजिकल मतलब बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड की कंट्रोवर्सी, जैसे कि गॉड, पुण्य, पाप, स्वर्ग, इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। हमें इस वर्ल्डली थिंग में जब हम सफरिंग झेल रहे हैं, तो आवर फर्स्ट कंसर्न शुड बी टू राइज बियॉन्ड दिस सफरिंग विच वी आर फेसिंग इन द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स और इन द वर्ल्डली थिंग। ये हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए, रादर देन एंटरिंग इनटू अननेसेसरी मेटाफिजिकल डिस्कशंस या कंट्रोवर्सीज कि भगवान है कि नहीं, मरने के बाद स्वर्ग होता है कि नर्क होता है, कैसा स्वर्ग होता है, कैसा नर्क होता है। सच थिंग्स आर मेटाफिजिकल issues beyond this physical world and we should not unnecessarily entangled into such discussions। ये 3 कुछ मोटी मोटी टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की। अब गौतम बुद्ध ने तो जो टीचिंग्स दी वो तो दी ही, उनके कई सारे फॉलोअर्स बन गए उनकी टीचिंग्स को मानने वाले। अब फॉलोअर्स 2 तरीके के हुए, कुछ जो गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे, उनकी पूजा करने लगे, और कुछ जो गौतम बुद्ध का रिस्पेक्ट तो करते थे, उनको एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग तो मानते थे, लेकिन वो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को बस फॉलो करते थे, ना कि उनको भगवान मानते थे। पूजा नहीं करते थे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे। और कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध भी यही चाहते थे कि उनको उनके फॉलोअर्स भगवान ना माने, नहीं तो फिर से डॉगमेटिज्म और सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज, मेटाफिजिकल डिस्कशंस जो नहीं चाहते थे गौतम बुद्ध हो, वो होना शुरू हो जाएगा अगर उन्हीं को उनके फॉलोअर्स ने भगवान बना दिया तो आपने देखी होगी फिल्म ओ माई गॉड, वो परेश रावल वाली, कि मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट है, परेश रावल मर जाता है और उसी को लोग भगवान बना देते हैं, जबकि वो लाइफ टाइम इस तरह के डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करता रहा। तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध भी यही चाहते थे कि उनको उनके फॉलोअर्स भगवान ना माने, एक मार्गदर्शक की तरह देखें। लेकिन गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स 2 तरीके के हो गए, एक जो उनको भगवान की तरह ट्रीट करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, और दूसरा उनको एक इंटेलेक्चुअल मार्गदर्शक की तरह देखते थे। और इसके बेसिस पे बुद्धिज्म के अंदर 2 मेजर सेक्ट डेवलप हुए, हीनयान एंड महायान। ये 2 मेजर सेक्ट हैं बुद्धिज्म के। उसके अलावा कुछ और भी डेवलप हुए बाद में, जैसे वज्रयान विच इज बेस्ड अराउंड तांत्रिसिज्म। बहुत बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बुद्धिज्म का एक चौथा सेक्ट भी डेवलप किया है, नव्ययान, नियो बुद्धिज्म। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। बट जो 2 मेजर सेक्ट थे बुद्धिज्म के, हीनयान एंड महायान, उसके बारे में जरा देखते हैं। दोनों की अगर सिमिलैरिटी देखें तो वो यही है कि बोथ एम एट सेम गोल, दैट इज अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। बट वहां तक पहुंचना कैसे है, उसको लेकर के रास्ते अलग अलग दोनों ही प्रपोज करते हैं। हीनयान बुद्धिज्म, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो बुद्धा को एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। और उनका मानना है कि जैसे बुद्धा ने कहा है, अष्टांगिक मार्ग, खुद आपको ये 8 रास्ते खुद तय करने होंगे, 8 लाइफस्टाइल्स को खुद ही फॉलो करना होगा अपने जीवन में, तभी जाकर के आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल साल्वेशन, आपको पर्सनल लेवल पे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। हीनयान बुद्धिज्म के ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स पाली लैंग्वेज में लिखे गए, और यहाँ पे आइडल वर्शिप वगैरह नहीं है, क्योंकि क्यों करेंगे, बुद्धा को तो भगवान मानते ही नहीं है, तो उनकी मूर्ति क्यों बनाएं, क्यों पूजा करें। लेकिन कुछ ऐसे भी फॉलोअर्स हुए बुद्धा के जो बुद्धा को भगवान मानने लगे, और फिर इस तरह की बुद्धिज्म को कहा गया महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट आया यूनिवर्सल साल्वेशन का एंड बोधिसत्वस का।
ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस पे यूपीएससी ने लगातार प्रश्न पूछे हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। देखिए, बोधिसत्वास हुए बुद्धिज्म के अंदर वो लोग जो मेरिट अर्न करते हैं बाय लिविंग द लाइफ ऑफ एसेटिक, मतलब खुद ही उन्होंने साधु वाला जीवन अपनाया, उन्होंने खुद अष्टांगिक मार्ग फॉलो किया और उसके बेसिस पे उन्होंने पुण्य कमाया, और वो पुण्य कमा करके वो खुद सैल्वेशन नहीं ले रहे हैं, खुद निर्वाण नहीं ले रहे हैं पर्सनल लेवल पे, वो पुण्य कमा करके, वो मेरिट कमा करके, वो मेरिट ट्रांसफर करेंगे बाकी लोगों को, जिससे सबका एक साथ निर्वाण की प्राप्ति हो। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ महायान बुद्धिज्म का। आपको नाम से ही कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। महायान मतलब होता है बिगर शिप, जबकि हीनयान मतलब होता है स्मॉलर शिप। तो हीनयान बुद्धिज्म मानता है कि सब इंसान, हर एक इंसान खुद ही बस निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं अपनी इस बॉडी को डिसिप्लिन्ड करके। तो स्मॉलर सिप है, छोटा सिप है, सबके पास अपना अपना सिप है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करके सब लोग पर्सनल लेवल पे सैल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन। स्मॉलर सिप हीनयान। महायान मतलब बिगर सिप, वेयर फ्यू प्योर इंडिविजुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स known as bodhisattvas. Bodhisattvas are those sentient beings who are on path of becoming Buddhas. These bodhisattvas will earn merit, punya kamaenge, by following the life of chastity, and then they will transfer the merit so that there will be universal salvation. Transfer the merit to the others. अगर आपको मेरिट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट समझना है तो ये हिंदुइज्म में बड़ा ही स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। आप देखते हैं जब आपका एग्जाम आता है तो घर में मम्मी पूजा पाठ बढ़ा देती है इस उम्मीद में कि वो पुण्य कमाएगी पूजा पाठ करके, तो कुछ वो मेरिट ट्रांसफर आपको भी होगा और आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट ट्रांसफर। ऐसा ही मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है बोधिसत्वास का, अर्निंग मेरिट का एंड मेरिट ट्रांसफर का इन महायान बुद्धिज्म, जिससे बोधिसत्वा जो है एक बिगर शिप बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो साल्वेशन या निर्वाण की प्राप्ति करा सकते हैं। तो महायान बुद्धिज्म में बुद्धा इज कंसिडर्ड एज गॉड। वहाँ पे देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल साल्वेशन। देर आर बोधिसत्वास हु विल अर्न मेरिट, engage into merit transfer for bringing universal salvation. महायान बुद्धिज्म के ज्यादातर स्क्रिप्ट संस्कृत भाषा में लिखे गए और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा आइडल वर्शिप भी होगा, क्योंकि बुद्धा को ये लोग भगवान मानते हैं, तो भगवान की मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति पूजन करेंगे। अब दो तरह के जो बुद्धा के फॉलोअर्स हुए, इनके बीच में बार बार डिबेट, डिस्कशंस, डिफरेंसेस होते रहे आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। बाद में जाकर के इन 72 एडी, लगभग 300-400 सालों के डिफरेंसेस के बाद, डिस्प्यूट्स के बाद, इन 72 सेंचुरी एडी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई एट कुंदलवन इन कश्मीर अंडर पैटर्नेज ऑफ कुषाण किंग कनिष्क, वहां पे फॉर्मली बुद्धिज्म को दो सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, महायान बुद्धिज्म एंड हीनयान बुद्धिज्म। उसके पहले तक ये फॉर्मल डिवीजन नहीं था। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र एंड हिज डेप्यूटी वाज अश्वघोष। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में जाकर के आप कह सकते हैं कि महायान और हीनयान बुद्धिज्म के बीच में फॉर्मल सेग्रीगेशन हो गया। जो हीनयान बुद्धिस्ट्स हैं वो आइडल वर्शिप तो अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन जो महायान बुद्धिस्ट्स हैं वो बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगी, अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाने लगे और पूजा करने लगे। पहले से भी कर रहे थे, बट ये फॉर्मल डिवीजन के बाद ये एक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रांगली फॉलोड होने लगी। तो बुद्ध की कैसी तरह की मूर्तियां बनाएंगे? वो बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं की मूर्तियां बनाएंगे जो उनके जीवन काल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करेगा, और इसको कहा गया मुद्रास। तो महायान बुद्धिज्म के अंदर फिर आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट तो था ही, तो फिर गौतम बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां बनानी शुरू हुई, जिसमें गौतम बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं को रिप्रेजेंट करना शुरू किया गया। वो मुद्राएं मतलब हिज स्टेट ऑफ माइंड, विजुअल डिपिक्शन ऑफ बुद्धाज जेस्चर या स्टेट ऑफ माइंड। तो गौतम बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं से गौतम बुद्ध के जीवन काल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई बाय द फॉलोअर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म।
और उसमें उन्होंने आइडल बनाने शुरू किए। और इसके साथ ही शुरू हो गया, आप कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर आर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आप अगर देखोगे तो वो मेनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रेवलेंट था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी एडी तक। जो आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, यहाँ पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज क्वाइट प्रोमिनेंट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हेलेनिस्टिक फीचर देखने को मिलते हैं। हेलेनिस्टिक मतलब होता है ग्रीक फीचर, ग्रीक रोमन फीचर देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीक फीचर्स ऑफ आर्ट स्कल्पचर कैसे आया? तो उसके पीछे कारण है अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को, उसके बाद फिर वहां से वो लौट भी गया, उसकी डेथ भी हो गई। ये सब तो कुछ हिस्ट्री आप, उम्मीद कर रहा हूँ, जानते होंगे। अलेक्जेंडर डिड नॉट इन्वेड द नॉर्दर्न इंडियन पार्ट, वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे अटैक किया और उसके बाद वो वापस भी लौट गया, क्योंकि उसकी जो ट्रूप्स थी, सैनिक थे, वो काफी थक गए थे। और वे बैक टू हिज होम मैसेडोनिया अलेक्जेंडर डाइड ऑल्सो। तो अलेक्जेंडर ने जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में अटैक किया, कुछ प्रोविंसेस को कैप्चर भी किया, तो वहां पे उसने अपने ग्रीक एम्बेसडर्स को या ग्रीक जनरल्स को पावर सौंप दिया और वापस चला गया वो। तो इस तरीके से ग्रीक कल्चर बिकेम प्रोमिनेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न सेगमेंट ऑफ इंडिया। और फिर वहां पे बुद्धिज्म के भी फॉलोअर्स हुए, और इस तरीके से बुद्धिज्म को रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक स्कल्पचर आर्ट, जिसको हेलेनिस्टिक फीचर्स या आर्ट कहते हैं, वो सामने निकल करके आया कलेक्टिवली, विच इज नोन बाय द नेम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आप देखोगे कि बुद्धा के हेलेनिस्टिक फीचर्स दिखेंगे, मतलब चिसल्ड बॉडी, जैसे ग्रीक गॉड्स के होते हैं, बिल्कुल चिसल्ड बॉडी एंड शार्प आप देखोगे फेशियल टचेस होंगे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में स्केस्ट का इस्तेमाल किया जाता था, स्लेट्स स्केट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा का स्कल्पचर बनाना शुरू किया गया। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से शुरू हुआ, ग्रीको रोमन स्टाइल था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मैंने आपको बताया। बाद में फिर ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने 200-300 साल बाद एक नए तरह के आर्ट को इन्फ्लुएंस किया इन नॉर्दर्न इंडिया, मेनली अराउंड उत्तर प्रदेश, जिसको हमने नाम दिया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, विच इज इंडियन स्टाइल। यहाँ पे भी मेनली गौतम बुद्धा के ही स्कल्पचर्स बनाए गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म तक स्कल्पचर्स लिमिटेड नहीं रहे, हिंदुइज्म और जैनिज्म के भी स्कल्पचर्स बनाए गए इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आप देखोगे कि इंडियन स्टाइल दिखेगा आपको स्कल्पचर का। देखिए थोड़ा राउंडेड बॉडी है, यहाँ पे आप देखोगे चिसल्ड बॉडी है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो स्टोन यूज किया गया वो भी अलग था, स्पॉटेड सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हो या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो, दोनों में ही गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स मेनली बनाए गए, जिसमें गौतम बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं को डिपिक्ट किया गया है। अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड या जेस्चर में गौतम बुद्ध को डिपिक्ट किया गया है, विच एसोसिएट्स विथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ गौतम बुद्धा लाइफ। तो हमने गौतम बुद्ध के अर्ली जीवन के बारे में देखा, फिर उनके मेन टीचिंग्स को देखा, फिर हमने देखा कि कैसे गौतम बुद्ध के जीवन काल के बाद उनके फॉलोअर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए, हीनयान एंड महायान। और महायान वाले लोग आइडल वर्शिप करते थे, तो उन्होंने दो तरीके के स्कल्पचर्स बनाने शुरू कर दिए। पहले आया गांधार स्कूल, जिसमें थोड़ा सा ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखता है, और उसका फिर 200-300 साल बाद उसी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का इन्फ्लुएंस है थोड़ा बहुत, उसके कारण राइज हुआ एक दूसरा स्कल्पचर आर्ट, जिसको हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं, जिसमें भी गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल थोड़ा अलग है। यहाँ राउंडेड बॉडी, यहाँ पे चिसल्ड बॉडी, क्योंकि दिस इज इंडियन स्टाइल एंड दिस इज ग्रीक स्टाइल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बुद्धा के अलग अलग मुद्राओं को दिखाया गया है, जेस्चर्स को दिखाया गया है इन बोथ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट या मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो इंपॉर्टेंट बुद्ध रूप या बुद्धा के जो मुद्रा हैं वो 4 हैं मेनली। बाद में तो और भी कई सारे बनाए गए, लेकिन 4 जो मेन तरीके के स्कल्पचर्स बनाए गए बुद्ध रूप को या बुद्धा के मुद्राओं को दिखाने के लिए, वो हैं द भूमि स्पर्श मुद्रा,
धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा एंड अभय मुद्रा। अभय मुद्रा जिससे ये करंट आर्टिकल रिलेटेड है। भूमि स्पर्श मुद्रा में आप देखेंगे कि बुद्धा इज सीन टचिंग द अर्थ। तो जब बुद्धा को इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अर्थ को टच करके अर्थ को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी चास्टिटी या प्यूरिटी की परीक्षा लें, अब मैं निर्वाण की प्राप्ति कर चुका हूं। सो दिस इवेंट हैपेंड जस्ट आफ्टर अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा व्हेन बुद्धा टच्ड द अर्थ in order to give test of his purity and chastity to the earth। दूसरा है धर्म चक्र मुद्रा। तो बुद्धा ने जब अपना पहला सरमन देना शुरू किया सारनाथ में, तो उन्होंने इस मुद्रा को अटेन किया, धर्म चक्र। मतलब अब इस टीचिंग के साथ ही हैज स्टार्टेड द व्हील ऑफ धर्म और व्हील ऑफ लॉ थ्रू हिज टीचिंग्स। अब इसके साथ ही धर्म अपना काम करना शुरू करेगा थ्रू हिज टीचिंग्स। इट मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म और लॉ थ्रू हिज प्रीचिंग्स। तो बुद्धा ने ये मुद्रा अडॉप्ट किया था while giving his first sermon at सारनाथ, कि नाउ ही इज सेटिंग इनटू एक्शन व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र को वो स्टार्ट कर रहे हैं बाय गिविंग द इंपॉर्टेंट प्रीचिंग्स। फिर है ध्यान मुद्रा। यह है बुद्धा का ध्यान मुद्रा, जिसमें बुद्धा मेडिटेशन करते हुए पाए जाएंगे स्पिरिचुअल परफेक्शन को अटेन करने के लिए। तो ये जो मुद्रा है ध्यान मुद्रा, ये बुद्धा के इनलाइटेनमेंट अटेन करने से जस्ट पहले का स्टेट है, जब बोधि ट्री के नीचे वो बैठ करके ध्यान कर रहे थे, जिसको करते करते उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, द फाइनल मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री। और इसके अलावा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में बुद्धा कुछ ऐसे अपने फॉलोअर्स को करते हुए पाए जाते हैं, एक अपने राइट हैंड को रेज करके वो अपने फॉलोअर्स के मन के डर को शांत करते हुए दिखाई देते हैं। तो अभय मुद्रा इंडिकेट्स फियरलेसनेस एंड इट सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी। अभय मुद्रा आप कह सकते हैं ये मुद्रा भगवान खुद देते हैं अपने भक्तों के लिए, और अभय मुद्रा के थ्रू या इस जेस्चर के थ्रू भगवान अपने भक्तों को कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट डू योर ड्यूटी। तुम कर्म मार्ग को फॉलो करते रहो, तुम भक्ति मार्ग को फॉलो करते रहो, तुम अपने आप को डिवोट कर दो मेरी भक्ति में, तुम अपने आप को डिवोट कर दो अपने कर्मों को पूरा करने में, एंड आई विल बी विथ यू, यू नीड नॉट टू वरी। तो यह है अभय मुद्रा का इंपॉर्टेंस, कि वेयर द गॉड हिमसेल्फ इज गिविंग काइंड ऑफ रीअश्योरेंस ऑफ जेस्चर ऑफ प्रोटेक्शन, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करो या भक्ति करो तो आई एम विथ यू। अभय मुद्रा। तो अभय मुद्रा के साथ ही भगवान हमें अपने शरण में अपनी शरण देने का प्रॉमिस करते हुए नजर आते हैं। यह है अभय मुद्रा का सिग्निफिकेंस। तो अभय मुद्रा सिंबलाइजेस रीअश्योरेंस फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ टू अस टू डू आवर ड्यूटी। कर्म करो बिना चिंता किए, ऐसी ही कुछ भगवत गीता में भी बातें हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है। अभय मुद्रा को लेकर के कहानी कुछ ऐसी है कि देवदत्त एक कजिन थे गौतम बुद्ध के, वो मिलने आए गौतम बुद्ध से इस उम्मीद में कि मैं तो उनका कजन हूं, मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट। तो नाराज हो गए। उन्होंने एक एलिफेंट को कुछ इंटॉक्सिकेंट्स खिला दिया, कुछ नशीली चीजें खिला दी वाइल्ड एलिफेंट को, और उस एलिफेंट को छोड़ दिया गौतम बुद्ध के मार्ग पे, रास्ते पे। गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं वो तो घबरा के हट गए, लेकिन गौतम बुद्ध ने उस एलिफेंट को बस दिखाया अभय मुद्रा, और वो एलिफेंट चुपचाप से आकर के गौतम बुद्ध के चरणों में बैठ गया और वो भक्ति करने लगा कि मुझे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एलिफेंट क्यों चिंघार रहा था, क्यों अटैक कर रहा था? क्योंकि वो घबरा गया था। लेकिन जब गौतम बुद्ध ने उनको उस एलिफेंट को अभय मुद्रा दिखाई तो वो भी चुपचाप से आकर के उनके चरणों में बैठ गया और अपनी भक्ति करने लगा। तो यह है अभय मुद्रा के पीछे की कहानी। अब हुआ क्या कि जो अभय मुद्रा है वो बाद में बाकी सारे धर्मों में भी इंपॉर्टेंट होने लगा, खासकर हिंदुइज्म में। तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का वो रिलेशन क्या है आप समझिए। हिंदू डीटीज में बाद में बुद्धा का भी नाम जोड़ दिया गया। धीरे धीरे हिंदुओं ने क्या किया,
चूंकि बुद्धिज्म थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था और हिंदुइज्म को थोड़ा रिवाइव करना था, तो बुद्धिज्म एक वक्त जब सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रखा था, उस वक्त ब्राह्मणिकल कल्चर, सनातन धर्म पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया था बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन हिंदुइज्म के रिवाइवल के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हिंदुइज्म के अंदर बुद्धा को ही मान लिया गया विष्णु का अवतार, कि बुद्धा कोई और थोड़ा ही है, बुद्धा तो विष्णु के ही अवतार हैं। तो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कोई लड़ाई हो रही है, हम दोनों तो एक ही धर्म है। और इस तरीके से हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में एक सिनोनिमिटी ढूंढने की कोशिश की गई। बोला गया कि बुद्धा जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं। ये लिखा गया विष्णु पुराण में, लिखा गया कि विष्णु के 9वें अवतार हैं बुद्धा। और इसके साथ ही बुद्धा से जो एसोसिएटेड अभय मुद्रा था वो हिंदुइज्म के अंदर भी इंपॉर्टेंट होने लगा। फिर कई देवी देवताओं के जो स्कल्पचर्स बनने लगे, चाहे आप शंकर भगवान का देखें या गणेश भगवान का देखें, उसमें आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। आप नटराज पोज ऑफ शिवा, जो सबसे सिग्निफिकेंट या सबसे प्रोमिनेंट पोज माना जाता है शंकर गॉड से रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अभय मुद्रा करते हुए दिखाई देंगे शिवा इन हिज नटराज पोज, जो चोला किंगडम्स के टाइम से 10th सेंचुरी एडी से प्रोमिनेंट होना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म में शुरुआत हुई अभय मुद्रा की, और ये अभय मुद्रा आज के टाइम में काफी सिग्निफिकेंट है हिंदुइज्म के अंदर भी, हिंदुइज्म के स्कल्पचर में भी। ये बताता है द सिनोनिमिटी, ये जो अभय मुद्रा है ये सिंक बताता है बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। इस बोधिसत्वास के टॉपिक पे यूपीएससी ने साल 2016 में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बैटल ऑफ असल उत्तर एंड इट इज अबाउट अब्दुल हमीद साहब। ये जो आर्टिकल है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 1 एज वेल एज जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या कि 1962 में साइनो इंडिया वॉर, चाइना से जो हमारी लड़ाई हुई, उसमें थोड़ा बहुत तो हमें सेटबैक मिला। फिर 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस खूब बढ़ गया कि अरे अब तो भारत कमजोर हो गया है। पाकिस्तान ने 1965 में अनप्रोवोक अटैक कर दिया हमारे ऊपर। ऐसा कुछ भी ग्राउंड नहीं था, कुछ भी हॉस्टिलिटी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की अखनूर सेक्टर में अटैक कर दिया। अगस्त में तो उसने घुटपैठी इन्फिल्ट्रेशन या ये घुसपैठ शुरू किया, इन्फिल्ट्रेशन अखनूर सेक्टर में, जैसे कारगिल में उन्होंने किया था घुसपैठ, मतलब चोरी छुपे घुस जाना, कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को, टेररिस्ट को घुसा देना। और इसको नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर, जहां पे वो कश्मीर के, जम्मू के अखनूर सेक्टर में इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे अपनी ही आर्मी को, अंडर द गार्ब ऑफ ट्राइब्स वो इन्फिल्ट्रेट करा रहे थे भारत के अंदर, घुसपैठ करा रहे थे। लेकिन 1 सितंबर को तो जब उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, कुछ जगहों पे घुसपैठ उन्होंने कर लिया था, उनकी आर्मी वाले लोग आकर के बैठ गए थे, तो उन्होंने 1 सितंबर को फॉर्मल कन्वेंशनल वॉर डिक्लेयर कर दिया भारत के अखनूर सेक्टर में, इस उम्मीद में कि धीरे से हम लोग पहले जम्मू को कब्जा लेंगे, फिर कश्मीर भी ले लेंगे। तो पाकिस्तान ने चूंकि काफी प्लान्ड तरीके से ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करके भारत के अखनूर सेक्टर में अटैक किया था, इस कारण से यहां पे इनको चैलेंज करना स्ट्रैटेजिक मूव नहीं होता। तो यहां पे तो उनको हमने जैसे तैसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने जवाबी कार्रवाई की। क्या की इंडिया ने? ये जो वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान का, पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, वहां पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। इन रिटेलिएशन इंडियन आर्मी लॉन्च अटैक ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर इन पंजाब, इस रीजन में कहीं पे यहां वाला फ्रंट खोल दिया। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच था। सीधा सीधा पाकिस्तान को यहां पूरी तरीके से 1 to 1 काउंटर करने के बजाय इनको यहां अटैक करो, तो अपने आप पाकिस्तान को अपनी आर्मी यहां से मोबिलाइज करनी पड़ेगी और पंजाब फ्रंट पे डिप्लॉय करना होगा, तो जिससे अखनूर सेक्टर को हम लोग रिट्रीव कर पाएंगे। भारत को पहले यहाँ पे जो हमने फ्रंट ओपन किया, पंजाब वाला फ्रंट, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सक्सेस मिला। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाला पंजाब साइड में, और भारत का ये गुजरात राजस्थान वाला बॉर्डर, यहाँ पे हमने फ्रंट ओपन कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो भारत को काफी, आप कह सकते हैं, एडवांटेज मिला, लेकिन धीरे धीरे दैट एडवांटेज वाज लॉस्ट। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी
जो मामला है वो इवन हो गया था। इंडियन आर्मी वाज फेसिंग ह्यूज अटैक और यू में से atrocities attack from Pakistani army on the both fronts। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के दिनों में ये मामला जो है वो दोनों जगहों पे रिवर्सल्स में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन एक सबसे डिसाइसिव वॉर हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ असल उत्तर। पाकिस्तान आर्मी तो भरपूर कॉन्फिडेंस में आ ही गई थी। कॉन्फिडेंस में आकर के उन्होंने लोग पंजाब वाले रीजन में इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर इंटर करने लगे और इस उम्मीद में कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो लोग कैप्चर कर लेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी पूरा ट्रैप बिछा के बैठी थी। हमारे पास टैंक्स भले कम थे, पाकिस्तानियों के पास टैंक्स ज़्यादा थे या सुपीरियर क्वालिटी के टैंक्स थे, उनको यूएस से सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने बढ़िया ट्रैप बिछाया हुआ था इन पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। और पाकिस्तानी आर्मी इंटर इनटू द इंडियन साइड ऑफ पंजाब, बट दे फेल इनटू इंडियन ट्रैप। और हमारे पास टैंक्स कम थे, लेकिन हमने जिस तरीके से फ्लैंक बिछाया था पाकिस्तानी आर्मी के टैंक्स के लिए, उसमें वो लोग फंस गए। और फिर जब काउंटर अटैक किया इंडियन आर्मी ने तो पाकिस्तान के 165 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए। इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ असल उत्तर। हमारे लिए तो बैटल ऑफ असल उत्तर है, पाकिस्तान के लिए इट बिकेम डिबैकल ऑफ असल उत्तर। बर्बाद हो गए वो, इतने सारे उनके टैंक्स खराब हुए, डिस्ट्रॉय हुए इन दिस बैटल ऑफ असल उत्तर। बैटल ऑफ असल उत्तर में इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने खूब बहादुरी दिखाई। उसमें से एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अब्दुल हमीद साहब का। अब्दुल हमीद साहब ने क्या किया, एक रिकॉइललेस गन से 7 एनिमी टैंक्स को उड़ाया। एक गन से उन्होंने 7 एनिमी टैंक्स को उड़ा दिया। बट उस दौरान उनको काफी सारी चोट भी लगी, जिस कारण से वो शहीद हो गए। पोस्टह्यूमसली उनको परमवीर चक्र भी मिला। उन्हीं के ऊपर ये आर्टिकल है, बैटल ऑफ असल उत्तर एंड अब्दुल हमीद, इंडियन सोल्जर अब्दुल हमीद, जिनको मिला परमवीर चक्र बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी इन बैटल ऑफ असल उत्तर, जहां पे वो शहीद भी हो गए और पोस्टह्यूमसली उनको फिर इसके लिए मिला परमवीर चक्र। न्यूज में क्यों आया है बैटल ऑफ असल उत्तर एंड अब्दुल हमीद साहब के बारे में न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, इन्होंने एक बुक लिखी है परमवीर अब्दुल हमीद साहब के ऊपर। उस बुक का नाम है मेरे पापा परमवीर। उसके अलावा उन्होंने एक और बुक लिखी है भारत का मुसलमान, जहां पे अब्दुल हमीद साहब का जिक्र है। तो और ये दोनों किताबें उन्होंने अब्दुल हमीद साहब के गांव में जाकर के लॉन्च की है हाल फिलहाल में, जिस कारण से अब्दुल हमीद साहब और बैटल ऑफ असल उत्तर न्यूज में आया है। आपसे मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द वॉर ऑफ 1965 विद पाकिस्तान वाज फॉट एंड हाउ डिड इट अफेक्ट इंडिया। देखिए 1965 वाला वॉर तो पाकिस्तान का ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। भारत में नेहरू की डेथ, लगातार मॉनसून फेलियर के कारण फूड क्राइसिस चल रहा था और पाकिस्तान को चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा था। चाइना एंड पाकिस्तान वे आर टर्निंग इनटू ऑल वेदर फ्रेंड्स। इस कारण से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया इन द अखनूर सेक्टर। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, पंजाब फ्रंट को ओपन किया, लेकिन स्टार्टिंग में तो दोनों साइड्स को रिवर्सल्स फेस करने पड़े। अल्टीमेटली इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस, कॉजिंग डिबैकल टू पाकिस्तान इन बैटल ऑफ असल उत्तर। लेकिन 1965 वॉर के बाद इंडिया लर्नड इट्स लेसन कि हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करने ही होंगे, हमें अपने आर्मी को रिस्ट्रक्चर करना ही होगा। तो क्या क्या चीजें हुई पोस्ट 1965 वॉर? ताशकेंत डिक्लेरेशन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1966 में। यूएसएसआर ने मेडिएट किया इस डिक्लेरेशन को, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ भी हो गई ताशकेंत समझौता साइन करने के बाद। लेकिन इसके बाद ही हमारे देश के अंदर एक अलग से एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग बनाया गया, रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसको शॉर्ट में रॉ कहते हैं। इनहैंस ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया गया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, भारत की फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी बदल गई इसके बाद से। इंडिया स्टार्टेड टू लुक फॉरवर्ड मोर टुवर्ड्स यूएसएसआर, डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम यूके एंड यूएस, क्योंकि 1965 वॉर में वी डिड नॉट गेट मच सपोर्ट फ्रॉम यूएस एंड यूके डिस्पाइट द वॉर बीइंग स्टार्टेड बाय पाकिस्तान विदाउट एनी प्रोवोकेशन। तो इस कारण से धीरे धीरे इंडिया स्टार्टेड टू अलाइन इटसेल्फ विद यूएसएसआर और 1971 में भारत ने यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की, इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप
ट्रीटी। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए इन 1960s एंड अर्ली 70s। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो सारे मिनरल्स जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मोबाइल फोन का चार्जर, कंप्यूटर्स के बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन में जो भी इक्विपमेंट्स या मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, सच मिनरल्स आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। इनको क्रिटिकल क्यों कहते हैं, देख ही लेते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं वाई सच मिनरल्स आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। एक तो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग critical technologies. They are important for transition towards clean energy, which is very critical for world countries in current time considering global warming and climate change. इस कारण से भी उनको critical कहते हैं। उनको critical इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन सारे minerals का supply chain world scale पे काफ़ी weak है। Mainly it is under control of few countries like China. चाइना का इसमें dominance है। इस कारण से हमेशा एक डर बना रहता है कि कब चाइना इन मिनरल्स के सप्लाई में डिसरप्शन क्रिएट कर दे और पूरी दुनिया भर के लिए एक खतरे का माहौल बन जाए। तो इन कारणों से भी सच मिनरल्स आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। तो जल्दी से देख लेते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स वो हैं जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि मोबाइल के अंदर जो बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरी है, कंप्यूटर्स के अंदर बैटरी जो है, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स के लिए जो इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स हैं, दे आर क्रिटिकल मिनरल्स एंड देयर सप्लाई चेन इज वेरी वल्नरेबल, स्पेशली अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना, विच इज लीडर इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अभी कौन कौन से मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स कहे जाएंगे, इसका कोई साइंटिफिक यूनिवर्सल डेफिनेशन है नहीं। अलग अलग देशों ने अलग अलग सेट ऑफ मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर रखा है एज क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे भारत ने 30 मिनरल्स की लिस्ट बनाई है एज क्रिटिकल मिनरल्स, वहीं यूएस ने लगभग 50 मिनरल्स की लिस्ट को कहा है क्रिटिकल मिनरल्स, जापान 31। बट कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो सब में ही कॉमन है, जो वाकई तौर पे यूनिवर्सल क्रिटिकल मिनरल्स कहे जा सकते हैं, जैसे ग्राफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, etc। भारत ने 30 मिनरल्स की लिस्ट डिक्लेयर की है और इनको कहा है क्रिटिकल मिनरल्स एंड इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन दीज 30 क्रिटिकल मिनरल्स। तो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर दीज क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया ने एक कंपनी बनाई है PSU, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काम दिया है कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करे इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट क्रिटिकल मिनरल्स। उसके अलावा एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूएस ने स्टार्ट किया है, 14 कंट्रीज की ये ग्रुपिंग है, उसको इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है इन ऑर्डर टू कलेक्टिवली एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप साइन की है। हाल फिलहाल में इंडिया इज नेगोशिएटिंग विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो इंडियन एक्सप्रेस में अलग आर्टिकल आया है क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग पे। आज ही आया है असम ट्रिब्यून में एक अलग आर्टिकल जहां पे लिखा गया है कि इंडिया इज टॉकिंग इन टॉक विद अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, इससे दो अलग अलग जगहों पे आर्टिकल आया है, दोनों को हमने आज कवर कर लिया। तो ये सारे स्टेप्स भारत की सरकार ले रही है इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इंडिया हैज डिसाइडेड फॉर इटसेल्फ। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और डेवलपमेंट हुआ है हाल फिलहाल में, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत जो भी ई वेस्ट होते हैं, ई वेस्ट क्या होता है, जैसे आपने अपना लैपटॉप डंप कर दिया, आपने अपना मोबाइल फोन डंप कर दिया, तो उसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अंदर में हैं जिसके अंदर थोड़े बहुत क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब इसको आप डंप करेंगे तो इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं उनको कहा जाता है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स को अगर साइंटिफिक तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो उससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन अगर उनको हम लोग साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करें तो उनके इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए इससे दो फायदा होगा, ग्राउंड वाटर के पॉल्यूशन से बचा जा सकेगा और दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो पाएगी। क्रिटिकल मिनरल्स को हम लोग ई वेस्ट से निकालेंगे और उसका दोबारा इस्तेमाल करेंगे। वी विल रिकवर एंड यूज देम अगेन लाइक लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ग्राफाइट, क्रोमियम, सिलिकॉन विच आर जनरली फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट्स। मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया भी था कि सोलर पैनल्स का जो वेस्ट है इट इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम इन कमिंग ईयर्स। तो क्यों ना सोलर पैनल्स में से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हम लोग उनको एक्सट्रैक्ट कर लें जिससे वेस्ट मिनिमाइज हो पाए। इसी आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लेकर के आया है क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। मतलब अगर वो रिसाइकलिंग करके क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो जितना ज्यादा वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उस पे भारत सरकार उनको अलग से पैसा देगी, सब्सिडी देगी। सो दिस वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज the critical mineral producing companies to go for recycling of critical minerals and extract the critical minerals from the e-wastes। ये जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पॉलिसी लेकर के आई है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और उसको इनकरेज करने के लिए सब्सिडी देने का जो फैसला किया है थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सजेशन नीति आयोग की तरफ से आया था भारत सरकार को पहले, अब जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको इंप्लीमेंट किया है। ऐसा ही कुछ रूल भारत सरकार ने पहले ही 2022 में ही अडॉप्ट किया था, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कि जिसमें कंपनियों को हम लोग इनकरेज करेंगे, ऐसा लिखा था मोटा मोटा कि कंपनियों को इनकरेज करेंगे कि वो ई वेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें, रिसाइकल करें। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर के आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं हमने ये देखा, क्यों क्रिटिकल कहे जाते हैं उनको ये भी देखा। फिर हमने ये भी देखा कि अलग अलग देशों की अलग अलग लिस्ट है, भारत की 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है और उनको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स तो हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं। एक मौजूदा करंट टाइम में एक नया स्टेप ले लिया हमने, क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, इट विल बूस्ट सर्कुलर इकोनॉमी फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी। देखिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकल कर लें और दोबारा से इस्तेमाल करें तो वैसी इकोनॉमी को कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें वेस्टेज लगभग जीरो के बराबर हो। तो इकोनॉमीज को ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसाइकलिंग दे डू कैन बी कैटेगराइज इनटू 3। लीनियर इकोनॉमी, जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और रिसाइकलिंग लगभग ना के बराबर होता है, वैसी इकोनॉमी को कहा जाएगा लीनियर इकोनॉमी। रीयूज इकोनॉमी, जिसमें ठीक ठाक सा रिसाइकलिंग होता है। सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें ज़्यादातर जो वेस्ट है वो रिसाइकल कर लिया जाता है और इस कारण से वेस्ट डिस्चार्ज ना के बराबर या जीरो के बराबर होता है। दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वन। तो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स विथ हेल्प ऑफ द न्यू स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अभी इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Saraidev Moidams to get UNESCO tag. This topic is important from our syllabus, GS paper 5, Assam issues point of view. Saraidev, it is also known as, this area is also known as Pyramids of Assam. This is original capital of Ahom Kingdom. Ahom Kingdom को पहले यहीं पे उनके जो फाउंडर, अहोम किंगडम के फाउंडर सुकाफा हैं, उन्होंने सरायदो में ही कैपिटल एस्टैब्लिश किया अहोम किंगडम का इन 1229। बाद में कई सारे जगहों पे किंगडम का कैपिटल मूव करता रहा, बट सरायदो रिमेन्ड एज सिंबॉलिक सेंटर ऑफ अहोम किंगडम। तो ये है सिग्निफिकेंस सरायदो का, अहोम किंगडम का पहला कैपिटल। बाद में कैपिटल अलग जगहों पे शिफ्ट करता रहा, बट दिस रीजन रिमेन्ड सिंबॉलिक सेंटर ऑफ अहोम किंगडम। इज लोकेटेड इन फुटहिल्स ऑफ नागालैंड एंड इट इज एट अबाउट डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम शिवसागर टाउन। अब सरायदेव रीजन में इस तरह के कई सारे टूम्स देखने को मिलते हैं, इसको सरायदेव मोइदम्स भी कहते हैं। दीज आर बेरियल ग्राउंड्स। 42 टूम्स या मोइदम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बैरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंट किंग्स या क्वींस के लिए बैरियल्स ग्राउंड्स क्रिएट किए गए हैं, उनका मकबरा बनाया गया है।
सैक्रेड बैरियल ग्राउंड्स फॉर अहोम किंग्स एंड क्वींस इन सेरेदो। और जहाँ पे भी ये बैरियल ग्राउंड्स बनाए गए हैं उनको नाम दिया गया सेरेदो मोइदम्स। मोइदम्स मतलब टूम्स, एंड देयर आर 42 सच टूम्स। अगर इन टूम्स का स्ट्रक्चर देखें तो हेमिस्फेरिकल है, ऐसा डोम जैसा है। अंदर में नॉर्मली एक या एक से ज़्यादा भी चेंबर कहीं कहीं मिलेंगे, बट एक चेंबर में एक किंग या क्वीन के मॉर्टल रिमेन्स को रखा गया है। अभी न्यूज़ क्या है सेरेदो मोइदम से रिलेटेड, इस रीजन को कई सालों से कोशिश कर रही है असम सरकार की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह आइडेंटिफाई कराया जाए एट यूनेस्को, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह। लेकिन अब न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि इट इज ऑलमोस्ट नाउ सेट, द सेरेदो मोइदम इज ऑल सेट टू गेट यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट टैग। तो अब लगभग तय हो चुका है कि सेरेदो मोइदम्स विल गेट कल्चरल हेरिटेज साइट टैग, एंड दिस विल बी आसाम्स फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर कल्चरल टैग। नेचुरल हेरिटेज साइट तो हमारे यहाँ दो हैं, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, लेकिन कल्चरल हेरिटेज साइट अभी तक हमारे यहाँ पे यूनेस्को द्वारा आइडेंटिफाइड एक भी नहीं है। सेरेदो मोइदम वंस आइडेंटिफाइड विल बी द फर्स्ट कल्चरल हेरिटेज साइट आइडेंटिफाइड बाय यूनेस्को इन असम। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन महोत्सव। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर साल 1 से 7 जुलाई तक हमारे देश के अंदर वन महोत्सव मनाया जाता है। तो अभी चल रहा है हमारे देश के अंदर वन महोत्सव। इसको साल 1950 में उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मुंशी साहब ने मनाना शुरू किया था, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एज वन महोत्सव वीक। तो इस साल चूंकि 1950 से मनाना शुरू किया था हमने, इसलिए इस साल हम मना रहे हैं 75th वन महोत्सव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा किसने स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट हुआ, क्या है वन महोत्सव, ये सब पूछ सकता है, कब मनाया जाता है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को लेकर के जो स्टेटमेंट है गलत है, डिब्रूगढ़ और सूरत के बीच में तो नहीं है। ट्राइलेटरल जो हाईवे है ये भी मोय सौत में जाकर के खत्म होता है, ना कि चियांग माई में, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। आरबीआई का प्रोजेक्ट नेक्सस जो है इसको लेकर के पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट दूसरा यहाँ यूरोपियन कंट्रीज के साथ नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है। द करेक्ट आंसर शुड बी वो ए। The Reserve Bank of India joined Project Nexus to enable instant cross-border retail payment by interlinking fast payment। तो ठीक तो है, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर विल बी ए। आई विल करेक्ट इट या रेक्टिफाई इट। क्रूड ऑयल को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही है। क्रूड ऑयल में अगर सल्फर कंटेंट ज्यादा हो तो फिर सॉर हो जाता है, और हाई सल्फर कंटेंट इज नॉट गुड फॉर एनी क्रूड ऑयल, इट्स नॉट ए गुड साइन, क्योंकि फिर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।